आज हम एनबीपी यानी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के साइबान होम एंड सोलर फाइनेंसिंग प्रोग्राम को जरा तफसील से देख रहे हैं। जी। हमारे पास एनबीपी की अपनी दी हुई मालूमात है और कोशिश ये है कि उसे आसान लफ्जों में समझें। बिल्कुल। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो घर लेने, बनाने या शायद सोलर पैनल लगाने का सोच रहे हैं। जी हाँ। और जो पहली चीज मुझे नजर आई वो उनकी शुरू की शरह सूद है 12.5%। ये फिक्स्ड है पहले 2 साल के लिए। हाँ, ये काफी अहम नुक्ता है। शुरू में एक फिक्स्ड रेट होना बजट बनाने में काफी आसानी पैदा करता है। सही। तो कौन लोग इससे फायदा उठा सकते हैं, क्या शराइतें? देखिए, सबसे पहले तो आपका पाकिस्तानी शहरी होना जरूरी है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, मतलब आपने पहले अगर कोई लोन लिया है तो वो ठीक से वापस किया हो, वो काबिल कबूल होनी चाहिए। ठीक है। और आमदनी के बारे में? आमदनी का भी मेयार है। अगर आप तनख्वाहदार हैं तो महीने की कम से कम नेट आमदनी 35,000 रुपये होनी चाहिए। 35,000 नेट? जी। और अगर आपका अपना कारोबार है या आप खुद मुलाजिम पेशा हैं, जैसे डॉक्टर, वकील वगैरह, तो फिर ये हद 1.5 लाख रुपए महाना है। ओह, 1.5 लाख। अच्छा खासा फर्क है। जी, फर्क है। और क्या नौकरी या कारोबार का कोई खास अरसा भी होना जरूरी है? मतलब कितने अरसे से काम कर रहे हों? हाँ, ये भी देखते हैं। अगर तनख्वाहदार हैं, चाहे पक्के हों या कॉन्ट्रैक्ट पर, तो जहां अभी काम कर रहे हैं वहां कम से कम 1 साल हो गया हो 1 साल? और कुल मिलाकर कम से कम 3 साल का तजुर्बा हो, मुसलसल। अच्छा, 3 साल का टोटल तजुर्बा। जी। और अगर कारोबारी या खुद मुलाजिम हैं तो कम से कम 3 साल से आप वही काम या कारोबार कर रहे हो। ठीक। मतलब इस्तेहकाम देखा जाता है। बिल्कुल, बैंक अपना रिस्क देखता है। सही। अच्छा, अगर कोई ये शर्तें पूरी करता है तो फिर किस किस किस्म का लोन मिल सकता है और कितनी रकम तक का? इसमें कई तरह की चीजें शामिल हैं। आप बना बनाया घर खरीद सकते हैं, ठीक है। खुद अपना घर बना सकते हैं, प्लॉट खरीद के उस पर घर तामीर कर सकते हैं। यानी एलपीसी? जी, लैंड परचेज एंड कंस्ट्रक्शन। या अगर आपका पहले से घर है तो उसकी मरम्मत या बेहतरी के लिए पैसे ले सकते हैं। अच्छा, एचआई यानी होम इम्प्रूवमेंट? हाँ, और एक और ऑप्शन है कि अगर आपका होम लोन किसी दूसरे बैंक में चल रहा है तो आप उसे एनबीपी में ट्रांसफर करवा सकते हैं, बीटीएफ। ओ, बैलेंस ट्रांसफर, ये भी है। जबरदस्त। और रकम कितनी मिल सकती है? ज्यादा से ज्यादा 75 मिलियन रुपए तक। 75 मिलियन? ये तो काफी बड़ी रकम है। जी, काफी बड़ी रकम है। इससे बड़े प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। वाकई। अच्छा, तो इसमें अपना हिस्सा कितना डालना पड़ता है? वो जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है? जी, मतलब बैंक कितना देगा और आप कितना लगाएंगे। हाँ। अगर आपका लोन 25 मिलियन रुपए तक का है तो बैंक 85% तक दे सकता है। यानी आपको कम से कम 15% अपनी जेब से लगाना होगा। ठीक, 85-15। और अगर लोन 25 मिलियन से ज्यादा है तो फिर बैंक 75% तक देगा और आपका हिस्सा 25% होगा। यानी 75-25। जी। अलबत्ता जो घर की मरम्मत वाला है, यानी एचआई, जो कि 5 मिलियन तक होता है, उसमें ये तनासुब उलट है। अच्छा, कैसे? उसमें बैंक सिर्फ 40% तक देगा, आपको 60% खुद लगाना होगा। ओ, तो मरम्मत के लिए अपनी जेब से ज्यादा पैसे चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है। अब आते हैं वापस इस 13.5% वाली शरह सूद पर। आपने कहा 2 साल फिक्स्ड है। उसके बाद क्या होगा? ये लंबी मुद्दत के लिए अहम है। बहुत अहम है। 2 साल के बाद ये रेट फिक्स नहीं रहेगा, ये वेरिएबल हो जाएगा, मतलब बदलेगा। कैसे बदलेगा? ये खेबोर पर मबनी होगा। खेबोर यानी कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। ये मार्केट रेट होता है। अच्छा। तो 2 साल बाद तनख्वाहदार लोगों के लिए रेट होगा 1 साला खेबोर जमा 2%। केबोर +2। जी। और कारोबारी या खुद मुलाजिम पेशा अफराद के लिए होगा 1 साला खेबोर जमा 3%। केबोर +3। इसका मतलब है कि माहाना किस्त बदल सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी। बिल्कुल। केबोर ऊपर नीचे होता रहता है, तो किस्त भी उसी हिसाब से बदलेगी। ये जहन में रखना जरूरी है। और ये लोन कितने अरसे के लिए मिल सकता है? ज्यादातर मकासद के लिए, जैसे घर खरीदना, बनाना या बीटीएफ, इसकी मुद्दत 3 से लेकर 25 साल तक हो सकती है। 25 साल तक? लंबा अरसा है। जी। लेकिन अगर सिर्फ मरम्मत के लिए ले रहे हैं एचआई, तो इसकी मुद्दत 3 से 15 साल तक है। ठीक। और एक और चीज होती है, वो डीबीआर, डेट बर्डन रेशो, कि आप अपनी आमदनी का कितना हिस्सा किस्तों में दे सकते हैं। जी, बहुत अहम।
एनबीबी कहता है कि आपका डीबीआर 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी? यानी आपके जितने भी लोन चल रहे हैं उन सब की माहाना किस्तें मिलाकर आपकी महीने की नेट आमदनी के आधे से ज्यादा ना हो। अच्छा, ये तो सारिफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अच्छा है। जी, और बैंक के लिए भी। ठीक है। ये तो हो गई मोटी-मोटी शराइत और फीचर्स। अब सबसे मुश्किल मरहला, कागज़ात। क्या-क्या चाहिए होता है? हाँ हाँ जी, कागजात तो होते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें तो सबके लिए एक जैसी हैं, जैसे दरख्वास्त फॉर्म, आपकी तस्वीरें, शिनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ और आपके रेफरेंसेस की भी। ठीक। प्रोसेसिंग फीस का चेक देना होगा, और अगर कोई कानूनी राय या वैल्यूएशन वगैरह होनी है तो उसके लिए भी चेक। प्रॉपर्टी के कागजात तो लाजमी हैं। ज़ाहिर है। और अगर तामीर करवा रहे हैं तो बीओक्यू यानी बिल ऑफ क्वांटिटीज, नक्शा वगैरह। ठीक है। ये तो हो गए आम कागज़ात। जी, फिर आप तनख्वाहदार हैं या कारोबारी, उस हिसाब से कुछ इजाफी चीज़ें चाहिए। मसलन? अगर आप तनख्वाहदार हैं और तनख्वाह एनबीपी से ही आती है तो ज़रा आसानी है। बस कंपनी से एक अंडरटेकिंग, सैलरी सर्टिफिकेट, शनाख्ती कार्ड और पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट। और अगर तनख्वाह कहीं और से आती है? अगर आप किसी अच्छी मल्टीनेशनल या एनबीपी की मंजूर शुदा कंपनी में हैं तो तकरीबन यही चीज़ें। अगर नहीं तो फिर थोड़े ज़्यादा सबूत चाहिए, जैसे मुलाजमत का ख़त, सैलरी सर्टिफिकेट, 3 माह की स्लिप्स, लेकिन 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट। ओह! 1 साल की स्टेटमेंट? जी, और शायद बिजली या फ़ोन का बिल वगैरह भी मांग लें। ठीक है। और कारोबारी लोगों के लिए? उनके लिए बैंक सर्टिफिकेट, अगर कंपनी है तो फॉर्म 29, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड, बुनियादी तौर पर कारोबार का सबूत। और जो खुद मुलाजिम प्रोफेशनल हैं? उनके लिए अपनी प्रोफेशनल एसोसिएशन की मेंबरशिप का सबूत या प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट, और काम करने का कोई सबूत, पार्टनरशिप है तो डीड। समझ गई। मतलब बुनियादी मकसद ये है कि बैंक आपकी आमदनी और माली इस्तेहकाम को तसल्ली से जांच ले। बिल्कुल, हर केस थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मकसद यही है। ठीक है। तो अगर खुलासा करें, एनबीपी साइमान एक काफ़ी वसी स्कीम लग रही है, जिसमें घर और सोलर दोनों के लिए ऑप्शंस हैं। जी हाँ। अहलियत का मेयार वाज़ेह है, आमदनी की हदें हैं, काम का तजुर्बा देखा जाता है, शुरू का 12.5% रेट वाकई अच्छा है, लेकिन 2 साल बाद कीबोर्ड वाले पहलू को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। कर्ज की रकम भी काफ़ी है, 7.5 मिलियन तक, और अपना हिस्सा डालने की शर्त भी है। कागजात का अमल है जो ज़रूरी भी है। जी, ये सारी तफसीलात तो हो गईं, लेकिन इन नंबर्स और शराइत से हटकर एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि इस तरह की स्कीमों से मजमूई तौर पर हाउसिंग मार्केट पर क्या असर पड़ता है? हाँ, ये एक दिलचस्प नुक्ता है। और क्या ये वाकई आम आदमी के लिए अपना घर बनाने के ख्वाब को आसान बनाती हैं, या इसमें कुछ और पहलू भी हैं जिन पर गौर करना चाहिए? ये सोचने की बात है।